अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजों को जरा सुन लीजिए और इसे नोट कर लीजिए कि ये इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपका और बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे जी सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली क्या है, और डियर स्टूडेंट्स सेंट्रीपिटल फोर्स के जो डिफरेंट रिलेशंस हैं। वैसे तो आपको सिर्फ एक पता है ना, mv²/r। क्या इसके अलावा भी कोई रिलेशंस हैं? अगर हैं तो कितने हैं? और एमसीक्यूज के अंदर आप किस किस तरीके से उन रिलेशंस को यूटिलाइज करते हैं, एक तो ये चीज सीख रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स आप लोग अगर एक्सेलरेशंस की बात करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स के टॉपिक में आप एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को पढ़ेंगे। एक एक्सेलरेशन आपको पता है एंगुलर होता है, एक टेंजेंशियल होता है। तो कब, किस वक्त, किस सिनेरियो में हम कहेंगे कि एक बॉडी जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, उसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है या नहीं है, एंगुलर एक्सेलरेशन है या नहीं है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे होंगे। सिंपल वर्ड्स में डियर स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम डिस्कस करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, आपकी टेक्स्ट बुक की एक एग्जांपल है जिसके अंदर वर्टिकल सर्कल को डिस्कस किया गया है। तो आज के लेक्चर में ही हम मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल को डिस्कस करेंगे। यानी कि जब एक कोई भी मैसम की बॉडी इस वर्टिकल सर्कल में मूव कर रही है तो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर टेंशन क्या होगी, ठीक है, और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी। ये चीजें आप कैसे फाइंड करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये आज हम सीखेंगे इंशाल्लाह। तो आइए डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी हम बात करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स की बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन पढ़ी होगी और वो डेफिनेशन ये है कि इट इज द फोर्स विच कंपेल्स ए बॉडी टू मूव इन ए सर्कुलर पाथ। ठीक है, या डियर स्टूडेंट्स आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर एक इसकी डेफिनेशन है, वो ये है कि सच ए फोर्स विच बेंड्स द नॉर्मली स्ट्रेट पाथ ऑफ द बॉडी इनटू सर्कुलर पाथ। तो आइए जरा इस पॉइंट को सीखते हैं। लेट्स से डियर स्टूडेंट्स मैं कहता हूं कि ये एक सर्कल है और एक मैसम की बॉडी इस सर्कुलर पाथ के अंदर क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, इस तरीके से इसे जरा सपोज कर लेते हैं जी। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल डियर स्टूडेंट्स एंड दिस इज द सर्कल। ये एक सर्कल है। अब डियर स्टूडेंट्स ये देखें, फर्स्ट करें जी, यहां पे एक मैसम की बॉडी है और ये मैसम की बॉडी ऐसे मूव कर रही है, लाइक दिस, इस तरीके से मूव कर रही है ये मैसम की बॉडी। तो डियर स्टूडेंट्स जो अभी मैंने पॉइंट शो किया है, यहां पर ये जो मैसम की बॉडी है ये अपनी टेंजेंशियल वेलोसिटी की वजह से स्ट्रेट जाने की कोशिश करेगी। ठीक है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स कोई ना कोई एक ऐसी फोर्स है जो कि टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल एक्ट कर रही है और वो इसके इस स्ट्रेट पाथ को इस सर्कुलर पाथ में बेंड करके यहां पे ले आती है। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पे आ गई मैसम की बॉडी, तो ये मैसम की बॉडी अपनी टेंजेंशियल वेलोसिटी की वजह से इस तरह जाने की कोशिश करती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पे स्ट्रेट जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स होता क्या है, कोई ना कोई एक ऐसी फोर्स है जो कि टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एक्ट कर रही है और इसके नॉर्मली स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर पाथ में बेंड कर देती है। इस पॉइंट पे अगेन डियर स्टूडेंट्स वही होगा कि ये बॉडी क्या करेगी, ये इस टेंजेंट के अलोंग जाने की कोशिश करेगी, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसी फोर्स है जो कि टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एक्ट कर रही है और इसके नॉर्मली स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर पाथ में बेंड कर देती है। यहां पे भी डियर स्टूडेंट्स कुछ ऐसा ही होगा। यहां पे मैसम की बॉडी यूं टेंजेंट के अलोंग मूव करने की कोशिश करेगी, लेकिन एक ऐसी फोर्स है जो कि इस मैसम की बॉडी पे एक्ट कर रही है, उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल है और वो इसके नॉर्मली स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर पाथ में बेंड कर देगी। तो ये देखें, मैंने एक डायग्राम बना के आपको एक चीज सिखाई कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो कंपेल करती है बॉडी को कि वो सर्कुलर पाथ में मूव करती रहे। या डियर स्टूडेंट्स सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल एक्ट कर रही होती है और नॉर्मली स्ट्रेट पाथ को क्या करती है, बेंड करती है कॉन्टिन्यूसली सर्कुलर पाथ के अंदर। अगर किसी भी मैसम की बॉडी ने सर्कुलर पाथ में मूव करना है तो उसे सर्कुलर पाथ में कौन मूव करवाएगा, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। आई होप सो आपको यह बात समझ आ गई होगी। इफ देयर इज नो सेंट्रीपिटल फोर्स, सर्कुलर ट्रैक में या सर्कुलर पाथ में बॉडी मूव नहीं कर सकती। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसका एक रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा था, वो ये है Fc इज इक्वल टू mv² ओवर r।
ये इसका बेसिक सा फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट्स। 4 के साथ C, ये फोर्स के साथ C इस वजह से लिखा है C फॉर सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू, अब देखें ये डिपेंड किस पे कर रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी, सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द बॉडी, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये जो आपको डिस्टेंस नजर आ रहा है, इट इज बेसिकली द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब डियर स्टूडेंट्स कुछ बड़ी बेसिक सी बातें जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और ज्यादा क्लियर कर देंगी, और आई होप सो कि अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं ना, ये बात आपके कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्लियर करेगी। और बहुत सी ऐसी चीजें जो कि आपको एफएससी में नहीं समझ में आया करती थी, शायद इन लाइंस को सुनने के बाद, इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद वो चीज आपको समझ आ जाए। डियर स्टूडेंट्स बात ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स दुनिया की कोई बेसिक फोर्स नहीं है। हमेशा कोई दूसरी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रही होती है। कभी टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है, कभी ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है, कभी मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है। मतलब ये डियर स्टूडेंट्स कि सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली एक ड्यूटी है विच इज परफॉर्म्ड बाय अदर फोर्सेस। कौन कौन सी फोर्सेस? अच्छा, आपने कभी देखा है ना, जब आप एफएससी में डेरिवेशन कर रहे होते हैं तो आप लिख देते हैं जी सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। उसका क्या मतलब होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो गई हैं? नहीं डियर स्टूडेंट्स, उसका मतलब ये होता है कि वहां पे मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स जैसी बन गई है। मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रही है। प्लैनेट्स की बात कर लें आप, ठीक है, अराउंड सन मूव कर रहे हैं ना, तो सन और अर्थ के दरमियान एक ग्रेविटेशनल पुल है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करती है। और हमारा जो प्लैनेट अर्थ है ये क्या करता है? ये अराउंड सन मूव करना शुरू कर देता है। तो पता ये चला कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट ए बेसिक फोर्स, इट इज ड्यूटी परफॉर्म्ड बाय अदर फोर्सेस। हमेशा कोई दूसरी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करती है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स की एक्चुअली कहानी है डियर स्टूडेंट्स। तो ये एक बेसिक सा फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे इस रिलेशन के अंदर और क्या वेरिएशंस हो सकती हैं। नंबर 1 डियर स्टूडेंट्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू m। जी जल्दी से बताएं, v किसके बराबर होता है? r ओमेगा के। ये आप लोगों ने पढ़ा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे जी r ओमेगा इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। अब देखें सेंट्रीपिटल फोर्स एज इट इज m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। एक r से कैंसिल हो जाएगा, तो डियर स्टूडेंट्स ये बन जाएगा m r ओमेगा स्क्वायर। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का एक और रिलेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी v। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे, अगर नहीं भी सोच रहे तो मैं बता देता हूं। ये देखें यहां पे आपको नजर आ रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स का जो सर्कल है इसके रेडियस के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्स। यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स का सर्कल के रेडियस के साथ क्या रिलेशन नजर आ रहा है? डायरेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर एक सर्कल के रेडियस को हाफ कर दिया जाए, सेंट्रीपिटल फोर्स कितने टाइम्स हो जाएगी? बताएं जल्दी से जरा, क्या आंसर करेंगे? कुछ बच्चे इस रिलेशन से सोच रहे होंगे, कुछ इस रिलेशन से सोच रहे होंगे। तो अब दो बातें क्लियर कर लें। ये बात आपको कंडीशन के साथ पूछी जाएगी डियर स्टूडेंट्स। वो कंडीशंस क्या हैं जरा नोट कर लें। नंबर 1, इफ लीनियर वेलोसिटी या स्पीड जिसे आप कहते हो, अगर ये कांस्टेंट रखी जाए, अगर ये v कांस्टेंट होगी, फिर आप कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स का सर्कल के रेडियस के साथ इनवर्स रिलेशन है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और सेकंड पॉइंट ये है, अगर आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में यह बताया जाए कि इफ ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स का आर के साथ डियर स्टूडेंट्स क्या रिलेशन बनता है? डायरेक्ट बनता है। तो ये कंडीशनल है, कंडीशन दी जाएगी आपको। तो ये दो रिलेशंस आपने याद रखने हैं। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो रिलेशन लिखा है ना हमने एम आर ओमेगा स्क्वायर, इसकी भी जरा फॉर्म्स देखते हैं, लेकिन जरा उससे पहले एक चीज आपको बता दूं, हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है जी, एक्सेलरेशन तब पैदा होता है बॉडी में जब उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रही हो। तो ये जो मैस एम की बॉडी मैंने आपको डिफरेंट पॉइंट्स पे दिखाई है, इस मैस एम की बॉडी के ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही है और उस फोर्स का नाम क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स।
तो mass m की बॉडी में सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होता है उसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो आइए जरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को सीखते हैं। ये स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ मैं लिख सकता हूं Fc इज इक्वल टू MAC। यहां से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC को सेपरेट करेंगे। जब AC को सेपरेट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो AC यहां से किसके बराबर होगा? FC डिवाइडेड बाय M। अभी आप लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा और वो फॉर्मूला क्या है प्यारे बच्चों? वो है mv² डिवाइडेड बाय R, और ये वाला मैस एज इट इज। अब देखें मैस एम से कैंसिल हो गया, तो पता ये चला डियर स्टूडेंट्स के सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या आ गया। ये देखें, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन which is produced in a body due to the centripetal force, और इसका रिलेशन आ गया v² ओवर R। जल्दी से इसका एक और रिलेशन देख लें जरा। AC इज इक्वल टू v² ओवर R। v किसके बराबर होता है? R ओमेगा के। v का स्क्वायर है R² ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। R को R से कैंसिल कर दें, R ओमेगा स्क्वायर एक रिलेशन आ गया। एक MCQ बना करता है अक्सर कि v ओमेगा किसे रिप्रेजेंट करता है। चले मैंने वर्बली बोल दिया MCQ, जल्दी से आंसर करें। v ओमेगा रिप्रेजेंट्स व्हाट? 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे। अब यहां से सीखिए जरा कि v ओमेगा क्या चीज है। डियर स्टूडेंट्स, मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता, R ओमेगा, ओमेगा का स्क्वायर है ना, तो एक ओमेगा मैंने R के साथ लिख दिया, एक ओमेगा सेपरेट लिख दिया। अब R ओमेगा क्या होता है? इस R ओमेगा की जगह मैं लिखूंगा v, और ये क्या बन जाएगा? ये एज इट इज। तो अभी मैं क्या पूछ रहा था, v ओमेगा क्या रिप्रेजेंट करता है? तो आपको आंसर देना चाहिए था सर ये भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो ये जो फॉर्म मैंने आपको बताई है ना v ओमेगा, इससे भी जरा याद रखिएगा, डिफरेंट MCQs बन सकते हैं। बच्चों, आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालने के लिए वो कह सकता है, हो सकता है v दे दे, ओमेगा दे दे, तो बच्चे सोचते रहते हैं भाई v ओमेगा से हम कैसे निकालें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ऐसा तो कोई रिलेशन ही नहीं बनता। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे याद रखना है। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, लेक्चर के स्टार्ट में मैं आपसे बात कर रहा था कि ये जो रिलेशन है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब सबसे पहले जरा इनको सीखते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो एक रिलेशन है वो है जी MR ओमेगा स्क्वायर। इसे आप 2 तरीकों से जस्टिफाई कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। कैसे कैसे, आइए जरा सीखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये ओमेगा है ना, ओमेगा को आप चेंज करके लिखें। एक दफा ओमेगा को 2πf कर दे, एक दफा 2π/t कर दे, तो 2 रिलेशंस यहां से बन जाएंगे। वो देखें जरा रिलेशंस कैसे हैं। FC इज इक्वल टू MR, ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा? 2πf, इसका स्क्वायर आ गया। FC इज इक्वल टू MR 4π² F²। जी डियर स्टूडेंट्स, अब कोई रिलेशन बना है? जल्दी से बताइए। ये रिलेशन आपको ये बता रहा है कि जब कभी सेंट्रीपिटल फोर्स का टॉपिक डिस्कस किया जाए और उसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए, तो डियर स्टूडेंट्स अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी को डिस्कस करेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाए। इस तरह के क्वेश्चन में क्या दिया होगा मैं आपको बताता हूं, जरा सुनिएगा। एक सर्कल आपको बताया होगा, मैस m की बॉडी का मैस दिया होगा, सर्कल का रेडियस दिया होगा, और स्टेटमेंट में यह बोला जाएगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन इतने हर्ट्ज है। जल्दी से सेंट्रीपिटल फोर्स बताइए, फिर आप ये वाला रिलेशन यूज करेंगे। और अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन की बात नहीं करता, अगर वो टाइम पीरियड की बात करता है कि सर्कुलर पाथ में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने का टाइम इतना है, फिर आप क्या करेंगे डी स्टूडेंट्स? फिर आपने ये वाला रिलेशन यूज करना है। इधर देखिएगा जरा प्लीज। आई होप सो कि आपको ये सारी बातें समझ आ रही होंगी कि मैं रिलेशंस की कंडीशंस बता रहा हूं कि स्टेटमेंट में क्या ऐसा वर्ड छुपा होगा जिसे देख के फौरन से आप कहेंगे कि ये रिलेशन लगेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एक ही रिलेशन है, FC इज इक्वल टू MR, ओमेगा है ना, इसे लिखेंगे हम 2π/t का होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा FC इज इक्वल टू MR 4π² डिवाइडेड बाय कैपिटल T टाइम पीरियड स्क्वायर। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आपको ये चीजें पूछी जा सकती हैं। ये तो भी मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स को पिक किया है। अब एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी तो है, वो भी ये देखें किसके बराबर है? R ओमेगा के बराबर है। तो आइए जरा इसे भी डिस्कस करते हैं। तो इसे डिस्कस करने के लिए डियर स्टूडेंट्स मैं लिखूंगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू R
ओमेगा स्क्वायर। अब इसकी जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं डियर स्टूडेंट्स, जरा उन्हें हम देखते हैं। तो इसकी डिफरेंट फॉर्म्स आपके सामने है डियर स्टूडेंट्स। ये देखें, उसी तरह से जैसे ऊपर बात की है, मैं यहाँ लिखूंगा ए सी इज इक्वल टू आर, ओमेगा की जगह लिखेंगे 2 पाई एफ, और यहाँ पे आ गया स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये बनेगा ए सी इज इक्वल टू आर 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। ये देखें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक ये फॉर्मूला आपके सामने डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह से अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं डियर स्टूडेंट्स, तो ये बनेगा ए सी इज इक्वल टू आर, यहां पे आ जाएगा 2 पाई बाय टी का होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा डियर स्टूडेंट्स वो ये आएगा ए सी इज इक्वल टू आर 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। तो बस अब आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को देखना है और क्वेश्चन से डिसाइड करना है कि आप क्या करने जा रहे हैं। तो ये सारे डिफरेंट रिलेशंस इस तरीके से यूज होते हैं। आइए जरा जल्दी से एक एमसीक्यू देखते हैं ताकि फटाफट से प्रैक्टिस भी हो जाए कि ये जो इतने रिलेशंस पढ़ लिए हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि एक टायर है आपके पास, फिर ठीक है जी, और इसका जो रेडियस है ये आपको गिवन है। ये एक टायर है और डियर स्टूडेंट्स इस टायर का जो रेडियस है ये है 50 सेंटीमीटर, और इसकी जो ओमेगा है डियर स्टूडेंट्स ये आपको गिवन है 4 रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो जल्दी से बताइए इस टायर का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आप लोगों ने मीटर पर सेकंड स्क्वायर में फाइंड आउट करना है। तो ये एक व्हील मैंने कंसीडर किया है, एक व्हील से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और डियर स्टूडेंट्स इसके ऑप्शंस भी मौजूद हैं। अल्फा ऑप्शन है लेट्स से 16 पाई स्क्वायर, बीटा ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स 4 पाई स्क्वायर, चार्ली ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स 32 पाई स्क्वायर, और जो डेल्टा ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स ये है जी 64 पाई स्क्वायर। जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप जल्दी से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले ये देखते हैं कि हमने करना क्या है। हमें चाहिए डियर स्टूडेंट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और देखें उसने आपको जस्ट कंफ्यूज करने के लिए पता क्या कह दिया कि ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चाहिए। तो ऑब्वियसली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम फाइंड आउट करते हैं और इसका रिलेशन भी देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स ये देखें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है जी। अब जरा डायरेक्ट, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये शुक्र अदा करने वाली बात है और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपकी कैलकुलेशन पहले से बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। अब आर रेडियस डायरेक्ट बताएं, 50 सेंटीमीटर है, 50 को 100 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 1/2। 1/2 का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स, आप 0.5 कह सकते हैं ना, यानी सिंपली डायरेक्ट आप, यानी आपको मैं ये बता रहा हूं कि कई बच्चे इसे देखते भी नहीं, फौरन से यहाँ पे 50 सेंटीमीटर है, ये देखें 50 डिवाइडेड बाय 100 कर लें आप, ये कैंसिल आ गया ना 1/2। ये चीज मैं चाह रहा हूं कि डायरेक्ट आप लोग इस तरीके से इसे सॉल्व करें। तो आर की जगह देखें अगर मैं डायरेक्ट 1/2 लिख देता हूं तो डियर स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पहले मैंने डायरेक्ट बता दिया ना, तो इस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा ओमेगा की बात करते हैं, व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा हमें गिवन है 4 रेवोल्यूशन पर सेकंड, लेकिन इसे किस में होना चाहिए, रेडियन पर सेकंड में होना चाहिए। अब एक रेवोल्यूशन में कितने पाई रेडियन होते हैं, 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई, तो 4 रेवोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये देखें ओमेगा का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब जल्दी से मुझे बताइए जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये देखें ये आएगा 1/2, स्क्वायर बाद में लेते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 2 ये बनेगा 8 पाई होल स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखूंगा ए सी इज इक्वल टू जी, ये बन जाएगा 1/2, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 पाई स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स ये देखें जैसे ही आप 64 को 2 पर डिवाइड करेंगे आ जाएगा 32 पाई स्क्वायर, क्योंकि अब इसके यूनिट्स क्या बन जाएंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी वजह से डियर स्टूडेंट्स हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे वो होगा चार्ली, 32 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स एक और चीज सिखाता हूं आपको, ये देखें जरा, ये देखें ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसके डिफरेंट रिलेशंस आते हैं ना आपको,
तो आइए जरा दो और रिलेशन बता दूं। चले मैं खुद ही बता देता हूं। कभी सेंट्रीपिटल फोर्स का मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम से रिलेशन देखा है, या कभी सेंट्रीपिटल फोर्स का काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन देखा है? तो आइए जरा दो चीजें सीखते हैं। ये जी डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक रिलेशन है mv² ओवर आर। मैं मैस m से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, मैस m से डिवाइड भी कर रहा हूं, तो ऊपर पता क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा जी m² v² डिवाइडेड बाय आर m, और ये है जी हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स। और m और v का प्रोडक्ट क्या होता है? मोमेंटम, m² v² मोमेंटम स्क्वायर, तो ये बनेगा p² मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर m। तो ये डियर स्टूडेंट्स वो रिलेशन आ गया जिसमें मैंने आपको दिखाया कि सेंट्रीपिटल फोर्स का मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन है। अच्छा, अब यहां पे एक काम करते हैं, मैं लिखता हूं mv² ओवर आर। अच्छा जी, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें, तो एक चीज बन गई ना 1/2 mv²। ये देखिए mv² डिवाइडेड बाय 2। इसकी जगह डियर स्टूडेंट्स मैं लिख दूंगा काइनेटिक एनर्जी। तो पता ये चला mv² ओवर 2, ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, तो बनेगा 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो डियर स्टूडेंट्स ये भी एक रिलेशन बन गया। तो यहां से भी आपको एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स मैं डिस्कस करूंगा कि क्या सेंट्रीपिटल फोर्स की कोई वेक्टर फॉर्म है, तो उसे किस तरह से डिराइव किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर फॉर्म की हम बात कर रहे हैं, और आइए जरा देखते हैं कि व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आप सपोज कर लें कि एक मैस m की बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है। एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं जल्दी से और फिर देखते हैं कि एक्चुअली बात किस तरीके से की जाती है। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज दिस इज ए सर्कल। सपोज कर लें कि ये एक सर्कल है, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। और डियर स्टूडेंट्स मैं ये सपोज कर लेता हूं कि यहां पे ना एक मैस m की बॉडी है, ये मैस m की बॉडी क्या कर रही है? सर्कुलर पाथ में ऐसे मूव कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, लेट्स से। तो मुझे बताएं इस मैस m की बॉडी के ऊपर एक फोर्स लग रही होगी। यस, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये जो एरो इस तरीके से आपके सामने मैंने ड्रॉ किया, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहीं पे बात करूं कि जल्दी से अगर इस मैस m की बॉडी को लोकेट करने के लिए कोई वेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो सर्कल के सेंटर के लिहाज से ये देखें, सेंटर से एक वेक्टर इधर जाएगा जिसे हम पोजीशन वेक्टर का नाम देंगे। तो ये बेसिकली हमने लोकेट कर लिया इस मैस m की बॉडी को बाय यूजिंग ए पोजीशन वेक्टर r। अब पोजीशन वेक्टर r इस तरफ है, सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरफ है। तो आइए पहले जरा आपको एक चीज बता दूं कि कोई भी चीज वेक्टर कैसे बनती है। स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये देखें, लेट्स से अगर कोई एक वेक्टर है तो उसके पास दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और साथ हम उसे डायरेक्शन देते हैं बाय यूजिंग यूनिट वेक्टर। अब जरा सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करते हैं। सिमिलरली सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv² ओवर आर। ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स की बन गई मैग्नीट्यूड, दिस इज वेक्टर। अब यहां पे क्या लगाना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर। देखिए अगर मैं r यूनिट वेक्टर लगा दूंगा ना डियर स्टूडेंट्स, तो दिस इज रॉन्ग। उसकी वजह यह है कि ये रिलेशन आपसे कह रहा है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन है वही रेडियस वेक्टर की, ठीक है ना। इसे रेडियस वेक्टर कह दें, इसे पोजीशन वेक्टर कह दें, उसकी डायरेक्शन सेम है। लेकिन नो डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट। तो इस वजह से हम यहां पे नेगेटिव साइन लगाते हैं। यही काम एक्सेलरेशन में भी है। चले मैं लिख देता हूं। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, उसे यूं लिखता हूं v² ओवर आर। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या बन गई? मैग्नीट्यूड, साथ एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा आर कैप। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से हम इसकी वेक्टर फॉर्म को डिस्कस करते हैं। ये वेक्टर फॉर्म आपके सामने और ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। एक और एमसीक्यू पूछा जाता है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो डियर स्टूडेंट्स इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं। ये चीज आपको एमसीक्यू में पूछी जाएगी, आप इसे याद रखें कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई वर्क नहीं करती। सेंट्रीपिटल फोर्स परफॉर्म्स नो वर्क, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स परफॉर्म नो वर्क, नो वर्क इज डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, ऐसे बात कर ले। डियर स्टूडेंट्स इसकी बहुत सी लॉजिक्स हैं। कई दफा कहा जाता है जी ये देखें, अगर मैस m की बॉडी की इस पॉइंट पे हम टेंजेंशियल वेलोसिटी देखें या डिस्प्लेसमेंट देखें, लीनियर
की बात कर रहे हैं तो फोर्स और वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 हो जाता है। या डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से बात की जाती है कि अगर कोई फोर्स किसी सिस्टम की एनर्जी चेंज नहीं कर रही तो वो वर्क नहीं कर रही, इस तरीके से भी बात की जा सकती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स परफॉर्म्स नो वर्क इज डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, ये चीज याद रखिएगा, एमसीक्यू में ये भी डिस्कस किया जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स आइए जरा जल्दी से एक एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, और वो एमसीक्यू ये है, एक मोटर कार है और वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। तो अगेन जरा एक यहां पे हम सर्कुलर पाथ ड्रॉ करेंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स इसकी वजह ये है क्योंकि इतनी लेंथी स्टेटमेंट्स को लिखने से बेहतर है कि मैं डायग्राम ड्रॉ करके आपको सारा सिनेरियो समझा दूं, इस वजह से मैं सर्कल्स को ड्रॉ कर रहा हूं बार बार। ठीक है जी, सपोज कर लें जी यहां पे जी एक मोटर कार है और ये मोटर कार बेसिकली क्या कर रही है, एक ऐसे सर्कल में मूव कर रही है जिसका रेडियस है जी 400 मीटर्स का। ठीक है, और ये जो कार है मोटर कार, इसकी स्पीड आपको गिवन है दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड, और इसके बारे में एक ये स्टेटमेंट दी गई है कि दिस मोटर कार इज इंक्रीजिंग और इट इंक्रीजिंग इट्स स्पीड, it is increasing its speed at a rate of, word बड़ा इंपॉर्टेंट है, at a rate of 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसने क्या गिवन कर दी आपको, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है कोई, अब ये आपने बताना है कि ये कौन सा एक्सेलरेशन है। अभी जस्ट आप स्टेटमेंट को अच्छे से सुनिए। तो डियर स्टूडेंट्स अभी तक मैंने एमसीक्यू में ये डिस्कस किया है कि एक मोटर कार है वो एक सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है और उस सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है वो 400 मीटर है, और इस मोटर कार की स्पीड हमें कितनी गिवन है 40 मीटर पर सेकंड, और इसी के बारे में ये बताया गया है इट इज इंक्रीजिंग इट्स स्पीड एट द रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फाइंड द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द कार, या व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सेलरेशन, और उसके डिफरेंट ऑप्शंस है हमारे पास। लेट्स से अल्फा 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी, बीटा लेट्स से इसे कह लेते हैं दिस इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चार्ली है डियर स्टूडेंट्स 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डेल्टा में है डियर स्टूडेंट्स 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये क्या बात बताई उसने कि नेट एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करें। अब इसका मतलब है एक से ज्यादा एक्सेलरेशंस हैं इस कार के पास, इसीलिए तो नेट की बात कर रहा है। अच्छा जरा जल्दी से आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन सा एक्सेलरेशन है। डियर स्टूडेंट्स एक तो इस कार का एक्सेलरेशन है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC, जिसकी डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये जो उसने दिया हुआ है ना, इट इज इंक्रीजिंग इट्स स्पीड एट द रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्पीड जब चेंज हो रही है टेंजेंशियल टाइम के लिहाज से तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया। तो ये कितना है डियर स्टूडेंट्स, ये आपको वैल्यू गिवन है, लेकिन ये 2 एक्सेलरेशन है। अच्छा अब इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए देखें आसान तरीका है, इस तरीके से ये आप रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये एक वेक्टर आएगा इस तरीके से लाइक दिस, ये जो आपको नजर आ रहा है जो मैंने यहां से ड्रॉ किया बेसिकली, ये एक ऐसा वेक्टर है जो कि नेट एक्सेलरेशन को डिस्कस कर रहा है। ये बेसिकली हेड टू टेल रूल है वेक्टर एडिशन का, उसके मुताबिक ये है कि अगर पहले वेक्टर में दूसरे वेक्टर को ऐड कर दिया जाए तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा आपके पास। तो डियर स्टूडेंट्स इस रिजल्टेंट को आप ऐसे फाइंड आउट करते हैं, ए नेट इज इक्वल टू अंडर रूट, आप लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। तो ये डियर स्टूडेंट्स वो रिलेशन है जिसके जरिए हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे। देखें डियर स्टूडेंट्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो हमारे पास है, वो है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है। तो आइए जरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है V स्क्वायर ओवर R। अब V आपको गिवन है वो है जी 40, स्क्वायर है तो मैं 2 दफा लिख देता हूं 40 इंटू 40, और रेडियस कितना प्यारे बच्चों, इट इज 400 मीटर। तो ये देखें 1 0 1 0 से कैंसिल, 1 0 1 0 से कैंसिल, 1 4 1 4 से कैंसिल, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आइए अब जरा इस नेट एक्सेलरेशन के फॉर्मूला के अंदर इसे पुट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ये देखें जी नेट एक्सेलरेशन
इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट जी। सेंट्रीपिटल कितना आ गया, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स ये बनेगा 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 अंडर रूट 25 और ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 5 विद प्रॉपर यूनिट्स, जो कि ऑप्शन में मेंशन है। तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है डियर स्टूडेंट्स दैट इज बीटा। तो पता ये चला आपने एक नई चीज सीखी कि नेट एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है। अब डियर स्टूडेंट्स में यहाँ पे मैं आपको एक और चीज सिखाऊंगा कि सर्कुलर मोशन दो तरह की होती है। ये देखें जरा, सर्कुलर मोशन ये होती है दो तरह की। नंबर 1, एक है जी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आइए जरा जल्दी से इन पॉइंट्स को सीखते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को। जब कभी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये वर्ड दिया हो कि यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही है बॉडी मैस एम का पार्टिकल एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में, तो वहां से जस्ट एक वर्ड को देखने से हमें क्या क्या चीजें समझ में आती है आइए सिखाता हूं डियर स्टूडेंट्स। देखिए, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि उसकी ओमेगा कांस्टेंट है। जो भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उसकी ओमेगा कांस्टेंट है। ओमेगा कांस्टेंट होने का मतलब है डेल्टा ओमेगा 0 है। अब जरा देखते जाइएगा, जादू होगा अभी। अगर डेल्टा ओमेगा 0 है तो ये आ जाएगा अल्फा। अल्फा किसके बराबर होगा, डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। डेल्टा ओमेगा 0 है, 0 ओवर डेल्टा टी, इट विल बी इक्वल टू 0। तो पता ये चला कि एंगुलर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में 0 होगा। ठीक है, आइए जरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है AT इज इक्वल टू आर अल्फा। आर तो 0 नहीं है सर्कल का, लेकिन अल्फा 0 है, इसी वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो कितने एक्सेलरेशंस आपने 0 किए। बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, फौरन से माइंड में आना चाहिए। एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा। अच्छा, क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 होगा? नो डियर स्टूडेंट्स, जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, जब तक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कभी 0 नहीं हो सकता। क्यों? उसको पैदा करने वाला कौन है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो इफ देयर इज सेंट्रीपिटल फोर्स देयर इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो मैं लिखूंगा जी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0 और इसकी जो मैग्नीट्यूड है डियर स्टूडेंट्स वो आप v²/r से निकाल सकते हैं। अब रिजल्ट देखें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का रिजल्ट ये निकला जो कि हमें फौरन से पता होना चाहिए, वो ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बॉडी में नहीं है अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। एंगुलर एक्सेलरेशन बॉडी में नहीं है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बॉडी में है। तो ये देखें, 3 चीजें, 3 पॉइंट्स, 3 कॉन्सेप्ट्स पता चल गए आपको। तो जब कभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिस्कस किया जाए ये पॉइंट्स को याद रखिएगा। अब एक चीज है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो डियर स्टूडेंट्स नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो ओमेगा होगी ना ये कांस्टेंट नहीं होगी। ओमेगा कांस्टेंट नहीं है और ओमेगा के कांस्टेंट ना होने का मतलब है डेल्टा ओमेगा 0 नहीं है। अगर डेल्टा ओमेगा 0 नहीं है तो इसका क्या मतलब है, अल्फा 0 नहीं है। अगर अल्फा 0 नहीं है तो इसका मतलब है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी 0 नहीं है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो इसलिए 0 नहीं है क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स 0 नहीं है। तो अगर मैं इसके रिजल्ट की बात करूं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो जरा देखिए इसके रिजल्ट को हम कैसे लिखेंगे। आप वर्ड देखें नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फौरन से आंसर कीजिए। इसका मतलब यह है बॉडी में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन है और बॉडी में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है। तो कब कब किस किस एक्सेलरेशन की बात करते हैं ये मैंने आपको इस टॉपिक में समझाया है डियर स्टूडेंट्स। अब एक और छोटी सी बात बता देता हूं। आप लिखते हैं ना v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर ओमेगा कांस्टेंट है ना तो v भी कांस्टेंट होगा क्योंकि r क्या होता है, ये पहले कांस्टेंट है। तो ये चीज भी जरा याद रखिएगा। अब डियर स्टूडेंट्स ये डिस्कस करने के बाद ये जरा कंपैरिजन में आपने इसी तरह से पेज के सेंटर में लाइन लगा के इसको कंपैरिजन में चीजों को स्टडी करना है। अब डियर स्टूडेंट्स नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एक एग्जांपल है वर्टिकल सर्कल। तो अब जो आप हेडिंग दें अपने नोट्स में वो कुछ इस तरीके से दें, मोशन इन ए
वर्टिकल सर्कल, कि वर्टिकल सर्कल के अंदर जब कोई मास एम की बॉडी मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसके डिफरेंट पैरामीटर्स को हम किस तरीके से स्टडी करते हैं, आइए जरा सीखते हैं डियर स्टूडेंट्स। सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास एक स्टोन है, मैं उसे रस्सी से स्ट्रिंग से बांध के वर्टिकल सर्कल में क्या करवा रहा हूं, मूव करवा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक वर्टिकल सर्कल है। अब आप ऐसे सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक स्टोन है, ठीक है, और उस स्टोन को आपने किसी स्ट्रिंग के साथ बांधा है और आप उसे वर्टिकल सर्कल में क्या करवा रहे हैं, मूव करवा रहे हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, सोचने की बात यह है कि यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आपको यह बताया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड एक्चुअली टेंशन कर सकती है, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन सकती है, मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन सकती है। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास एक स्टोन है और हमने उसे स्ट्रिंग से बांधा है, तो अब स्ट्रिंग में जो टेंशन है वही बेसिकली क्या है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है डियर स्टूडेंट्स। तो ये देखें, ये एक वर्टिकल सर्कल है, ये मैंने एक टॉप पोजीशन यहां पे ड्रॉ की, इसे ए का नाम दे दिया, बॉटम को बी का नाम दे दिया, और टॉप और बॉटम के दरमियान ये एक मिड पोजीशन है, इसे सी का नाम दिया। जो रिजल्ट्स इस पोजीशन के लिए निकालेंगे वो इस पोजीशन के लिए भी वैलिड होंगे, क्योंकि ये आइडेंटिकल पोजीशंस है डियर स्टूडेंट्स। और आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब डियर स्टूडेंट्स, वर्टिकल सर्कल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं या वर्टिकल सर्कल में हम किन चीजों को फोकस करते हैं, किन्हें डिस्कस किया जाता है, एमसीक्यूज में क्या बात पूछी जाती है, वो दो चीजें हैं। नंबर एक डियर स्टूडेंट्स, टेंशन पूछी जाएगी हर पॉइंट पे, पॉइंट ए पे टेंशन कितनी है, पॉइंट बी पे टेंशन कितनी है, पॉइंट सी पे टेंशन कितनी है, इस तरीके से बात की जाती है। सेकेंडली डियर स्टूडेंट्स, ये पूछा जाता है जी व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, कि यहां पे स्पीड कितनी है, यहां पे स्पीड कितनी है, यहां पे स्पीड कितनी है, यहां पे स्पीड कितनी है। अब वैसे तो डियर स्टूडेंट्स एक पूरी डेरिवेशन करनी पड़ती है, हमें डेरिवेशन के थ्रू ये जो फॉर्म्स है बनानी पड़ती हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट के तौर पे ये फॉर्म्स आपके सामने लिख दी। अगर आप वर्टिकल सर्कल में किसी भी पॉइंट पे बेटा टेंशन फाइंड आउट करना चाहते हो तो टेंशन का ये फॉर्मूला है, टेंशन इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर ओवर आर माइनस एम जी कॉस थीटा। m क्या है, इट इज द मास ऑफ द बॉडी, v स्पीड है, r रेडियस है, ये जो आपको नजर आ रहा है, और थीटा क्या है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेट एंड टेंशन। जिस पॉइंट पे आप टेंशन को फाइंड आउट कर रहे होंगे वहां पे वेट और टेंशन के दरमियान एंगल कितना है, यह है थीटा। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी भी पॉइंट पे आप लोगों ने स्पीड निकालनी है तो उसका शॉर्टकट ये है, v इज इक्वल टू अंडर रूट 3gr माइनस 2gr कॉस थीटा। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और r क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। और यहां पे भी देखें मैंने मेंशन किया, थीटा इज बेसिकली द एंगल बिटवीन वेट एंड टेंशन। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम पॉइंट ए पे टेंशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इस फॉर्मूला के थ्रू हम टेंशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, टेंशन एट पॉइंट ए इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर माइनस एम जी, ठीक है, आगे आ जाएगा कॉस। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, यहां पे क्या होगा, आपको नजर आ रहा है कि यहां पे मास एम की बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो ये वेट है। और डियर स्टूडेंट्स, टेंशन क्या है, टेंशन अभी आपको बताया, यहां पे टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो उसकी भी डायरेक्शन किधर होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो वेट और टेंशन दोनों में डियर स्टूडेंट्स टॉप पोजीशन के लिए जो एंगल बना वो बना 0 डिग्री। तो इसी वजह से डियर स्टूडेंट्स हम यहां पे 0 डिग्री पुट करेंगे, ये आ जाएगा जी cos 0 डिग्री। अब cos 0 डिग्री क्या होता है, 1। तो स्टूडेंट्स फर्दर हम इसे ऐसे लिखेंगे, एम वी स्क्वायर ओवर आर माइनस एम जी। तो ये बेसिकली पॉइंट ए या टॉप पोजीशन पे हमारे पास टेंशन आ गई डियर स्टूडेंट्स। आइए ये देखते हैं कि पॉइंट बी पे टेंशन क्या होगी डियर स्टूडेंट्स। पॉइंट बी पे टेंशन ऐसे निकालेंगे, टेंशन एट पॉइंट बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर माइनस एम जी, ठीक है, ये आ जाएगा कॉस। अब डियर स्टूडेंट्स एंगल चाहिए, तो आइए जरा पोजीशन बी पे चलते हैं। पोजीशन बी पे डियर स्टूडेंट्स अगेन वेट क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। नाउ दिस इज द वेट एंड दिस इज द टेंशन जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स है बेसिकली। तो डियर स्टूडेंट्स वेट और टेंशन दोनों के दरमियान एंगल आपको कितना नजर आ रहा है, आपको 180 डिग्री का एंगल नजर आ रहा है। तो यहां पे हम पुट करेंगे जी 180 डिग्री। और डियर स्टूडेंट्स cos 180 क्या होता है, -1। तो cos 180 का जो माइनस है वो इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर इसे प्लस कर देगा,
तो पता ये चला कि पॉइंट बी पे यानी बॉटम पे जो टेंशन है वो मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि आप mv²/r के अंदर ऐड क्या कर रहे हो, mg ऐड कर रहे हो। तो ये टेंशन का फॉर्मूला बन गया पॉइंट बी के लिए। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स अब मैं पॉइंट सी की बात करूंगा। ये देखें पॉइंट सी पे वेट कहां एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और टेंशन किधर होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज टेंशन, दिस इज वेट। एंगल कितना है डियर स्टूडेंट्स, यहां पे 90 है। तो आइए जरा जल्दी से देखते हैं कि यहां पे हम कैसे टेंशन को फाइंड आउट करेंगे। टेंशन एट पॉइंट सी इज इक्वल टू mv²/r माइनस mg cos ऑफ 90 डिग्री। cos 90 डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, 0, तो ये ओवरऑल फैक्टर 0 हो जाएगा। तो पॉइंट सी पे टेंशन क्या बनेगी, mv²/r, और यही तो एक्चुअली हमारी क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो इस तरीके से आप चीजों को याद रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने ये सीखा कि टेंशन मैक्सिमम कहां पे होगी। आइए जरा अब इस रिजल्ट को जल्दी से देखते हैं। मिनिमम टेंशन कहां पे है डियर स्टूडेंट्स, मिनिमम टेंशन होगी जी पॉइंट ए पे। एट पॉइंट ए टेंशन इज मिनिमम, तो इस पॉइंट को याद रखना है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स मैक्सिमम टेंशन कहां होगी, मैक्सिमम टेंशन होगी जी पॉइंट बी पे। तो मैक्सिमम टेंशन मौजूद है डियर स्टूडेंट्स पॉइंट बी पे। तो इस पॉइंट को भी याद रखना है, ये आपको एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं कि वर्टिकल सर्कल में किस पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम होती है, किस पॉइंट पे टेंशन मिनिमम होती है। ठीक है जी, इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है। अब डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकाल सकते हैं। तो ये देखें एंगल आपको मैंने बता दी, यहां पे 0 डिग्री, यहां पे 180, यहां पे 90। तो आइए जरा पॉइंट ए के ऊपर स्पीड निकालते। तो स्टूडेंट्स पॉइंट ए पे जो स्पीड है उसका फॉर्मूला ये होगा √ आप लिख सकते हैं 3gr माइनस 2gr, ये आएगा cos ऑफ 0 डिग्री। जी डियर स्टूडेंट्स cos 0 क्या हो जाएगा 1, तो 3gr में से 2gr को सब्ट्रैक्ट करें डियर स्टूडेंट्स, आपके पास आंसर आ जाएगा gr। तो ये हमारे पास पॉइंट ए के ऊपर स्पीड बन गई। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए अब जरा सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट में हम ये डिस्कस करेंगे कि पॉइंट बी के ऊपर स्पीड कितनी होगी। तो पॉइंट बी पे जो स्पीड है डियर स्टूडेंट्स ये होगी √ ये देखें 3gr माइनस 2gr, ये आएगा cos 180। डियर स्टूडेंट्स cos 180 क्या होता है, -1, माइनस माइनस प्लस, तो 3gr प्लस 2gr, टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी इस पॉइंट के ऊपर, डेट विल बी 5gr। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो आपने ऊपर स्पीड निकाली है ये मिनिमम स्पीड है, और ये जो अभी स्पीड आप लोगों ने निकाली है दिस इज द मैक्सिमम स्पीड। तो आपको ये भी पता चल गया कि टॉप पे स्पीड मिनिमम है और यहां पे स्पीड इसकी मैक्सिमम है। डियर स्टूडेंट्स अब जरा पॉइंट सी की बात करते हैं जी। पॉइंट सी पे डियर स्टूडेंट्स आपको एंगल नजर आ रहा है, और वो एंगल कितना है, वो है 90 डिग्री। तो 3gr माइनस 2gr cos ऑफ 90 डिग्री डियर स्टूडेंट्स, और cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा और आपकी स्पीड आ जाएगी √ 3gr। तो ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट स्पीड आ गई है बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है जी, मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान ये वाली स्पीड है, और यही स्पीड आपकी, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे मैसम की बॉडी को कंसीडर करता और इसे पॉइंट डी कह देता, तो वी सी और वी डी बराबर होती, जो कि मैं अभी कह रहा था कि ये आइडेंटिकल पोजीशंस हैं, तो रिजल्ट्स क्या होंगे, सेम होंगे। अब डियर स्टूडेंट्स एक छोटा सा एमसीक्यू आपसे डिस्कस करता हूं, मुझे जरा जल्दी से बताएं वर्टिकल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए कितनी स्पीड रिक्वायर्ड है। दोबारा सुन ले क्वेश्चन, एक वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट करने के लिए, एक मैसम की बॉडी है, उसने वर्टिकल सर्कल के अंदर यूं मूव करना है, तो एक वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम कितनी स्पीड रिक्वायर्ड है। अब बच्चा पता क्या कहता है, बच्चा कहता है ये रही मिनिमम स्पीड √gr। दिस इज रॉन्ग डियर स्टूडेंट्स। इसका मतलब है कि पॉइंट ए पे जब आता है ना मैसम की बॉडी, जब पॉइंट ए पे आती है तो उसकी जो स्पीड है वो √gr होती है। पॉइंट डी पे जब मैसम की बॉडी आती है तो इसकी स्पीड √3gr होती है। पॉइंट बी पे जब मैसम की बॉडी आती है तो यहां पे डियर स्टूडेंट्स इसकी जो स्पीड है वो √5gr होती है। तो डियर स्टूडेंट्स
अगर मिनिमम स्पीड एक वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने के लिए आप लोग ये आंसर करते हो तो डियर स्टूडेंट्स यहां से तो वो गुजर जाएगी, यहां से तो नहीं गुजर सकती, क्योंकि यहां पे उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए 3gr और उसके पास कितनी √gr, सर्कल नहीं कंप्लीट हो सकता। तो डियर स्टूडेंट्स मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वर्टिकल सर्कल दैट इज √5gr। तो ये चीज याद रखिएगा, मिनिमम स्पीड, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरा याद रखना है। मिनिमम स्पीड टू कंप्लीट वन वर्टिकल सर्कल या वन सर्कल कह लें, एक ही बात है जी। डियर स्टूडेंट्स क्या आंसर होगा इसका भी मैंने आपको बताया भी है। तो ये देखें, ये जो आप पर्टिकुलर सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं ना कि मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सर्कल और वन वर्टिकल सर्कल, इसका आंसर ये है √5gr। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका टॉपिक है मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल, जिसमें आपने टेंशन और स्पीड को सीखा। अब डियर स्टूडेंट्स अभी थोड़ी देर पहले आपने एक चीज सीखी थी, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, जिसमें ओमेगा कांस्टेंट नहीं थी। तो मैंने आपको कहा था कि अगर ओमेगा कांस्टेंट नहीं है तो इसका अल्टीमेटली मतलब है v कांस्टेंट नहीं है। देखें जरा इस वर्टिकल सर्कल में यहां पे v कुछ और है, स्पीड कुछ और है, यहां पे स्पीड कुछ और है, यहां पे स्पीड कुछ और है। तो इसमें इस वर्टिकल सर्कल में v चेंज हो रही है, तो v के चेंज होने से ओमेगा भी चेंज होगी। तो पता ये चला कि मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये भी आपका एक एमसीक्यू है। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप सो आपको ये एक ओवरऑल टॉपिक समझ आ गया होगा। इसे अच्छे तरीके से बुक से रीड आउट करें, इसकी प्रैक्टिस करें। और डियर स्टूडेंट्स अगर कोई भी पॉइंट आपको यहाँ पे मुश्किल लगता है या कोई भी पॉइंट जो कि आप कंसेप्चुअली डिस्कस करना चाहते हैं, जरूर डिस्कस करें। तो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।